आपको बताएं, बिजली के निर्खों में कमी का हुकूमती पैकेज कौम को सस्ती बिजली का तोहफा दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का घरेलू सारिफीन के लिए बिजली ₹7.41 फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। बिल्कुल, सनतों के लिए बिजली ₹7.59 फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान किया है। कौम को सस्ती बिजली का तोहफा दे दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹7.41 फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान किया गया है। सनतों के लिए बिजली ₹7.59 फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान किया है। बिजली के निर्खों में कमी का हुकूमती पैकेज कौम को सस्ती बिजली का तोहफा दे दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹7.41 फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान किया गया। बिल्कुल, बिजली के निर्खों में कमी का हुकूमती पैकेज। आपको बताएं कि कौम को सस्ती बिजली का ईद पर यह तोहफा दिया गया है और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बाकायदा ऐलान किया गया। तकरीब का इनेकाद जिसमें उन्होंने खिताब किया और आज कौम को उन्होंने सस्ती बिजली का ये तोहफा दिया है। ₹7.41 फी यूनिट बिजली सस्ती करने का ऐलान किया गया है और सनतों के लिए बिजली ₹7.59 फी यूनिट सस्ती हुई है। वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया है बाकायदा तौर पर तकरीब में और उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे मुल्क में सनत ज़राअत कुछ भी तरक्की नहीं कर सकता जब तक बिजली का मसला हल ना हो। और इसकी मुनासबत से ही उन्होंने ये बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने कहा कि हमने ये इक़दाम उठाया है और आवाम के लिए हमने ये तोहफ़ा दिया है। कौम को सस्ती बिजली हम फराहम करेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया। और घरेलू सारिफीन के लिए बिजली ₹7.41 फी यूनिट सस्ती करने का उन्होंने ऐलान किया है। सनतों के लिए बिजली ₹7.59 फी यूनिट सस्ती की गई है। बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये तोहफ़ा दिया गया है। कौम को सस्ती बिजली का तोहफ़ा दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹7.41 फी यूनिट सस्ती की गई है। सनतों के लिए बिजली ₹7.59 फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान किया गया है। बिजली के निर्खों में कमी का हुकूमती पैकेज है और कौम को सस्ती बिजली का ये ईद पर तोहफ़ा दिया गया है। ईदी की सूरत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹7.41 फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान किया है। सनतों के लिए बिजली ₹7.59 फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान किया है। लाहौर शहर में कौमी असम्बली के हलकों में तरक्याती कामों का बड़ा हुकूमती पैकेज। एलडी को 10 हलकों के लिए 2 अरब के तरक्याती कामों के फंड्स और मंजूरी मिल गई। तरक्याती स्कीमों की मंजूरी हाउसिंग को भिजवाई गई जिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी की जाएगी। एलडी इंजीनियरिंग विंग 2 कौमी असम्बली के हलकों में तामीराती काम कराएगा। इस हवाले से मजीद डिटेल्स बताएंगे हमारे साथ दुर्र नायाब हैं। जी दुर्र नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एलडी लाहौर शहर के 10 कौमी असम्बली के हलकों में तामीराती काम कराएगा जिसकी बाकायदा मंजूरी मिल गई है। फंड का इजरा भी हो चुका है और एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी की जो स्कीमें भिजवाई गई थी हाउसिंग को उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। इसमें टोटल 12 हल्के लाहौर शहर में एमए के हैं जिसमें 2 हल्कों में काम नहीं करवाए जाएंगे, ना उनके फंड जारी किए। जराये के मुताबिक ख्वाजा सादिक और मियां नुमान का ये हल्के हैं जिस पे काम नहीं होंगे। बाकी 10 के 10 कौमी असम्बली के हल्कों में फंड का इजरा हो गया है। चीफ इंजीनियर 2 जो है वो इस पर निगरानी करेंगे, तमाम फंड का यूटिलाइजेशन बर वक्त यकीनी बनाएंगे। स्कीमों के एग्जीक्यूशन की उनकी जिम्मेदारी होगी। इसमें लाहौर शहर के हल्कों के अंदर तरक्याती काम होंगे और जो डेवलपमेंट पैकेज के तहत सड़कों की अज़र और नौ तमीर व बहाली भी होगी और इससे बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा लाहौर शहर को जो हुकूमती पैकेज एलडी को दिया गया इस हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। आगे बढ़ें, आपको बताएं ईद के बाद परदेसियों की वापसी। ईद के बाद मुख्तलिफ शहरों से वापस आने वालों का लारी अड्डे पर रश देखा जा रहा है। अपने प्यारों के साथ ईद गुजार कर दिली खुशी हुई परदेसियों की जानिब से ये कहा गया है। मजीद क्या कहा जा रहा है जानते हैं अबू बकर शेख से। जी अबू बकर, बताइएगा। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, ठीक सर, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं कि कौन से शहर से आप लोग आ रहे हैं और कैसी रही आपकी ईद? हम यार नरवाल से आ रहे हैं। ईद तो बहुत अच्छी गुजरी लेकिन अभी रश बहुत है क्योंकि छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। तो ईद अपने फैमिली के साथ गुजारी, कैसा वहाँ पे ईद गुजरी और अभी मिस कर रहे हैं आप दोबारा से? हाँ, ओबियसली आप जब दोबारा जॉब पे आते हैं कुछ काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां करके तो फैमिली को तो दोबारा मिस करते हैं आप। ओवरऑल वहाँ पे अपने होम टाउन के अंदर ईद कैसे गुजारी, क्या खाया पिया और मनपसंद चीज़ें कैसे आपने ओवरऑल ईद कैसे एंजॉय की? ईद तो बस वो अपने सब दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय की, काफ़ी घूमे फिरे हैं। तो दोबारा कब जाएंगे? बड़ी ईद पे?
दोबारा बड़ी ईद पे तो नहीं, इसके पहले एक चक्कर लगाएंगे और फिर बड़ी ईद पे जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना था कि ईद की लंबी छुट्टियों के बाद आज ये दोबारा लाहौर वापस आ चुके हैं। ईद की छुट्टियां मनाने के बाद आज से दोबारा वे अपने कामकाज में मसरूफ हो जाएंगे। मोस्टली लोगों का ये कहना था कि लंबी छुट्टियों के लिए अब दोबारा उन्हें ईद उल अजहा का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख। अबू बकर शेख, जैसा कि हमें अपडेट कर रहे हैं कि ईद के बाद परदेसियों की वापसी शुरू हो चुकी है और ईद के बाद मुख्तलिफ शहरों से वापस आने वालों का लारी अड्डे पर रश भी देखा जा रहा है। परदेसी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कि दूसरे शहरों में गए थे ईद मनाने के लिए अपनी फैमिलीज़ के हमराह, वो अब वापस लौट रहे हैं लाहौर। और परदेसियों का कहना है कि अपने प्यारों के साथ ईद गुजार ली है और दिली खुशी हुई है। अब छुट्टियां गुजारने के बाद वापस आकर घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो ईद के बाद ये परदेसी हैं जो कि लाहौर से बाहर ईद मनाने गए थे, अब वापस आ रहे हैं। ईद के बाद मुख्तलिफ शहरों से वापस आने वालों का लारी अड्डे पर रश देखा जा रहा है और परदेसियों की जानिब से कहा जा रहा है कि वापस आकर घर वालों की बहुत याद आ रही है। छुट्टियाँ गुजार ली हैं और अब दोबारा से तमाम लोग जो हैं वो मसरूफ़ हो जाएंगे अपनी जॉब्स में, स्कूल में बच्चे, और अपने प्यारों के साथ ईद गुजारने के बाद ये परदेसी हैं जो कि दोबारा से लाहौर वापस लौट रहे हैं और मुख्तलिफ जो अड्डे हैं वहाँ पर परदेसियों का रश देखा जा रहा है। और परदेसियों का यही कहना है कि छुट्टियाँ गुजारने के बाद वापस आकर घर वालों की याद आ रही है। अब यहाँ पर बात करेंगे बहादुराबाद के इलाके की गलियाँ टूट फूट का शिकार। इलाके की गलियों में मिट्टी के ढेर मौजूद हैं जबकि गलियों की मखदूश हालत के बायस मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उस्मान खादिम हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स जान लेते हैं। जी उस्मान, बताइएगा। इस वक्त बहादुराबाद के इलाके में मौजूद हूँ और पूरे इस इलाके की जो गलियां हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। कहीं पत्थर बिखरे पड़े हैं, कहीं मिट्टी जमा है, गड्ढे पड़े हुए हैं गलियों के अंदर और सड़क का तो नामो निशान भी यहाँ पे नहीं रहा, जिसकी वजह से यहाँ के मकीनों को बड़ी परेशानी होती है। बारिश के मौसम में यहाँ पे पानी जमा हो जाता है और मस्जिद आते जाते हुए नमाजियों को परेशानी होती है। गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों पर जो लोग सफ़र करते हैं वो भी परेशानी का शिकार है। यहाँ के मकीन मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये कब से चल रहा है गलियों का मसला और ये हल क्यों नहीं हो रहा? ये जी काफ़ी देर हो गई है। इधर ये जो सारा इलाका जो है ना ये टूट फूट का शिकार है और बहुत परेशानी होती है, गुजरा भी नहीं जाता और सीवरेज का सिस्टम जो है वो भी सारा ख़राब है। जब बारिश होती है इतना इतना पानी खड़ा हो जाता है और हमारी तो यही गुजारिश है ऊपर अल्लाह अफसरान से कि ये हम जो है ना हमारा ये इलाका जो है ना ये ठीक किया जाए। बिल्कुल, यहाँ के जो मकीन हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि सीवरेज का निज़ाम भी बेहतर किया जाए, गलियों की मुरम्मत व बहाली की जाए ताकि यहाँ के जो मकीन हैं वो भी इस बुनियादी सहूलत से इस्तिफ़ादा हासिल कर सके और पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान। यहाँ ने लाहौर अजायब घर का रुख कर लिया। बच्चे बड़े सब अजायब घर में तारीख से आशाएं हासिल कर रहे हैं। सकाफत तारीख बारे भी अवाम ने आगाही हासिल की। इस हवाले से डिटेल्स बताएंगी कोमल असलम। जी कोमल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर अजायब घर में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी सियाहों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। जैसे तारीखी मकामात की जानिब छुट्टी के दिन रुख किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से लाहौर अजायब घर की जानिब भी सयाह आ रहे हैं तारीख से रोशनाई हासिल करने के लिए। इस वक्त मेरे साथ सयाह मौजूद है, इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं। आप मुझे ये बताइएगा, आज स्पेशल लाहौर अजायब घर को ही क्यों मुंतखब किया कि यहाँ पर आकर सैर की जाए? देखिए, बच्चों की जो हमारी हिस्ट्री की बुक्स है ना 7-8 क्लासेस में, उसमें इन सारी चीज़ों के बड़े रेफरेंसेस हैं। तो लर्निंग एक टाइप है कैनेस्थेटिक लर्निंग, दैट मीन्स सीइंग इज़ बिलीविंग। तो बच्चे जब आके देखते हैं तो वो अपडेट भी हो जाते हैं और उनको जो है वो लिंक करने का जो है मौका मिलता है। तो बजाय इसके कि हम इनको किसी और रिक्रिएशन और लर्निंग दोनों पैरेलल हैं इस तरह की जगहों पे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि सिर्फ बुक से नहीं बल्कि अगर हम उन जगहों पर जाकर अपने बच्चों को बताएं कि ये चीज़ें इस जगह से रेफरेंस लिया गया है तो वो उनको ज़्यादा जल्दी जो है वो लर्न हो जाती हैं। बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मुझे ये बताओ, कैसा लगा है लाहौर अजायब घर, क्या कहना है? आके बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं लाहौर म्यूज़ियम हम लोग आए हुए हैं, तो आने के बाद इस तरह फील हो रहा है कि हमें आते रहना चाहिए क्योंकि हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, बहुत ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, वो पहले कैसे रहते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इस तरह की प्लेसेस विजिट करती रहनी चाहिए। जी बिल्कुल, इस तरह की तारीखी मकामात को विज़िट करना चाहिए जहाँ पर हिस्ट्री मौजूद हो, जहाँ पर हमारी सकाफ़त में जो हो। और यहाँ पर ना सिर्फ सकाफ़त है, तहज़ीब है, हर चीज़ वो है जो हमारे आबाओ अजदाद देखते थे, इस्तेमाल करते थे वो चीज़ें, और मुगलिया दौर को बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर पेश किया गया है। तो इस तरह की तफरीह मकामात के साथ साथ तारीखी मकामात भी आवाम की तवज्जो का आजकल मरकज़ बने हुए। जी कोमल, बहुत शुक्रिया आपका।
اب آپ کو بتائیں عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. سونا $40 بڑھ کر $3123 فی اونس ہو چکا ہے. مقامی صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا، جبکہ فی تولہ سونا 7,000 روپے مہنگا ہو گیا. 24 کیرات سونا 3,32,800 روپے تولہ ہو گیا ہے. 22 کیرات فی تولہ سونا 3,05,066 روپے کا ہو چکا ہے. 21 کیرات فی تولہ سونا 2,91,200 روپے کا ہو چکا ہے. عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ سونا $40 بڑھ کر $3,123 فی اونس ہو گیا ہے. مقامی صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا. 2018 عام انتخابات میں انتخابی اخراجات کی فہرست جمع نہ کرانے کا معاملہ، سیشن جج لاہور نے 10 سابق امیدواروں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. سیشن جج کا 10 تھانوں کے انسپیکٹرز کو امیدواروں کو 26 اپریل کو عدالت پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے شاہین عتیق سے. جی شاہین. 2018 کے جنرل الیکشن میں ابھی تک جن امیدواروں نے 2018 میں حصہ لیا تھا انہوں نے اب الیکشن کمیشن کے پاس اپنے اخراجات انتخابی جو ہیں وہ جمع نہیں کرائے، جس پر صوبائی الیکشن کمیشن کی طرف سے سیشن جج کے پاس استغاثے جو ہیں وہ اس وقت دائر ہیں، جن میں امیدوار عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے. سیشن جج لاہور کی طرف سے 10 کے قریب سابق امیدوار ہیں، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے متعلقہ انسپیکٹروں کو کہا کہ ان کو گرفتار کر کے 26 تاریخ کو عدالت میں پیش کیا جائے. جن کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں ان میں PP 155 کے آصف حسین ہیں، اس کے علاوہ PP 164 کے محمد مشتاق ہیں، PP 151 کے شاہد نوید ملک ہیں، PP 162 کے مظفر حسین ہیں، PP 163 کے خرم شہزاد ہیں، PP 164 کے محمد شرافت علی ہیں، PP 155 کے عمران بٹ، PP 171 کے بابل حسین اور 151 کے چودھری سردار ہیں. ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دی ہیں. ان تمام امیدواروں نے 2018 میں الیکشن لڑا، لیکن اس کے جو انتخابی اخراجات صوبائی الیکشن کمیشن کے پاس جمع کروائے جاتے ہیں وہ نہیں بہت کروائے. شکریہ شاہین عتیق. سرکاری اسکولوں سے بنیادی سہولیات کی فراہمی کا ڈیٹا طلب کر لیا گیا. ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے اسکول سربراہان سے بجلی، صاف پانی اور وائٹ واش کا ریکارڈ مانگا ہے. 3 بنیادی سہولیات کی فراہمی کا ریکارڈ 30 اپریل تک مہیا کیا جائے گا. ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں جنید ریا سے. جی جنید. جی سیکٹری اسکول ایجوکیشن نے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کے سربراہان سے میٹنگ کیا، جس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ مسنگ فیسلٹیز کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے، جس میں خصوصی طور پر بجلی، صاف پانی کی فراہمی اور وائٹ واش کے حوالے سے تفصیلات مانگی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ 30 اپریل تک یہ ڈیٹا فراہم کر دیا جائے. بصورت دیگر متعلقہ اسکول سربراہان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اس حوالے سے ماہر تعلیم آصف گور کا کہنا ہے کہ اسکولوں کے پاس فنڈز دستیاب نہیں ہیں، اور اگر فنڈز نہیں ہوں گے تو یہ سہولیت کیسے دی جائیں گی. اس سال کی 2 سماہی کی قسطیں دی گئی ہیں، جبکہ 2 نہیں دی گئی. تاہم انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اسکولوں کو فنڈ جاری کیے جائیں اور تاکہ بجلی کے بل اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی چلائے جا سکے اسکول کے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید.